तो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है। हेलो राखी, हेमा, प्रवीण, क्या हाल है प्रवीण भाई? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। दीपिका, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? जिंदगी कैसी चल रही? गुड आफ्टरनून शिवांगी त्रिपाठी। तो आइए ब्लड रिलेशन लेक्चर नंबर 2। आज ब्लड रिलेशन को फिर से खत्म करेंगे। लेक्चर नंबर 2 है और सबसे पहले एक डिस्कशन की कितने सवाल आते हैं, तो 2-3 सवाल आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे। और कभी कभी इसका यूज, जबकि बहुत मिनिमम, बहुत कम है और बहुत सामान्य सा यूज है, आपको सिटिंग अरेंजमेंट या पजल में देखने को मिल सकता है, तो वो बहुत बेसिक होता है। मनीष कैसे हो? गुड आफ्टरनून शुभम, गुड आफ्टरनून। आ गए सब लोग? मैं 2 मिनट का इंतजार करूंगा। अग्रिमा कैसे हो? चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पहली बात ये सीखी थी कि नेम के बेसिस पे हमें जेंडर नहीं सोचना है। आपको याद आया? नाम के बेसिस पे जेंडर नहीं सोचना है। शायद आपको यहाँ पे एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर सकता है। दूसरी बात हमने सीखी थी कि हर व्यक्ति 3 टाइप के रिलेशन बनाता है। एक होता है पैटर्नल, मैटरनल, इन लॉज। पैटर्नल रिलेशन के लिए आपको अपने पिता को क्रॉस करना है, मैटरनल के लिए आपको अपनी माँ को क्रॉस करना है, और इन लॉज के लिए कपल को क्रॉस करना है, मतलब आपको शादी करनी होगी। ठीक है? बिहार में सब दा को राही बोलते ही हैं क्या? मतलब बिहार में सब दा को राही, मैं समझा नहीं रहा हूं। मैं समझा नहीं अच्छा, उसके बाद एक जनरेशन गैप हो तो वर्टिकल लाइन, कपल हो इक्वल टू, भाई बहन हो डैश, इन 3 का यूज करेंगे। मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। मान्यता है, कुछ लोग स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल कुछ भी यूज करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उस आप कर। ठीक है? फिर हम लोगों ने कोडेड रिलेशन की बात की थी। कोडेड रिलेशन की बात, 2 टाइप्स थे। फॉरवर्ड पे हम लोगों ने कल बात किया था, और फॉरवर्ड को कैसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना होता है, क्योंकि मुझे पहले का रिलेशन पता होता है। ए प्लस बी, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब ए कौन है बी का ये पता होता है। ठीक है? ठीक है, आज हम लोग मिक्स्ड करेंगे, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड। फिर हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। स्टेटमेंट वाले ये आपसे पूछता नहीं है, बट आप ब्लड रिलेशन सीख रहे हैं और आप विभिन्न परीक्षाओं में अपियर होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप IBPS AFO देंगे। शायद कल होकर के आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपका मन होगा कि CGL दे ले, CPO दे ले, रेलवे की कुछ परीक्षाएं दे ले। और इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहे कि एग्रीकल्चर किया है, BSc एग्रीकल्चर, अब इसमें क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो अभी के समय हमारे भारत देश में महज ग्रेजुएशन एक डिग्री है। कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं आज रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। मेरे पिताजी शायद इस बात से आज भी नाराज हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये भाव मत रखिएगा। जिसको जो सोचना हो, बोलना हो, बोलने दीजिए। आपका जो दिल करे वो कीजिएगा, क्योंकि नौकरी का निर्वाह वो 8-10 घंटे, 9 घंटे ऑफिस में बिताना आपको है, कोई और नहीं बिताएगा ना।
ठीक है, लाइक माई फादर वांटेड कि मैं बैंकिंग में चला जाऊं। जब उनको दिखा कि मैं इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं तो उन्होंने कहा IBPS दे दो। मैंने दिया भी, कुछ के पेपर निकले भी, बड़ा खुश हो गया, अरे हाँ हाँ बैंक। मुझे नहीं इंटरेस्ट है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो जहां आपका इंटरेस्ट हो वहां जाइए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बताया, जिसमें नरेटर का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। नरेटर के हिसाब से आपको आंसर देना होता है। तो अपने आप को आप नरेटर की तरह सोचते हैं और उस पे सोच विचार कीजिए। हाँ मैं सही कह रहा हूँ रवि तो सहमत है। और भी आप फ्री हैं कोई भी एग्जामिनेशन देने के, तो ये मन में गांठ मत बांध लीजिएगा कि हमने तो एग्रीकल्चर किया, हम एग्रीकल्चर में ही जाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है आप बिल्कुल जाएं। अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप में से कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर चुना होगा और कुछ लोगों को एग्रीकल्चर मिल गया होगा, ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। बात समझ रहे हैं? तो इसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा आपको घर वालों को समझाना होगा और आप समझा लेंगे और वो समझ भी जाएंगे। थोड़ा देर सवेर जरूर हो सकता है। तो मन में प्लीज ये भाव मत रखिएगा कि हम तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, हम सिर्फ वही कर सकते हैं। अगर आप SBI क्लर्क की बात करें, IBPS क्लर्क, RRB PO क्लर्क की बात करें, तो वहां पे क्या है, जो आप यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे वो है, रीजनिंग सेम है, इंग्लिश सेम है, करंट अफेयर GK आपको अलग पढ़ना होता है, मेंस में भी वही सारी चीजें होती हैं। बात समझ रहे हैं? आप कल होकर के सोचते हैं कि मुझे SSC की एग्जामिनेशंस देनी है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, GK GS, ठीक है। तो ये चूज कीजिए, और अगर आपके पास वक्त है, मोहलत है, तो आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। देखिए आपको बहुत सारे ऐसे भी लाइन सुनने को मिलेंगे कि विकल्प आपके संकल्प को कमजोर करता है। ठीक बात है, ऑप्शंस जब होते हैं तो शायद आप बेहतर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और ये डिफिकल्ट हो जाता है कि आप IBPS AFO के लिए भी कर रहे हैं, वहां आपको एग्रीकल्चर भी पढ़ना है मेंस के लिए, और आप SSC CGL के लिए भी कर रहे हैं। अब वहां पे जो आप एग्रीकल्चर का मेंस पढ़ रहे हैं वो CGL में आपको हेल्प नहीं करेगा। CGL का मैथ्स और यहाँ के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डिफरेंस है। मैथ्स के 2 हिस्से हैं, अरिथमेटिक और एडवांस, वहां एडवांस से भी क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग, यहाँ पे अलग चीजों की थोड़ी सी बात होती है, सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे ज्यादा बात होती है, लेवल बहुत हाई होता है, वहां पे 1 या 2 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट पजल के होते हैं। सिलोजिज्म के क्वेश्चन 1 या 2 होते हैं, लेवल बहुत नीचे होता है, लेकिन उसमें आपका नंबर का कैलकुलेशन, अल्फाबेट का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। डाइस से क्वेश्चन आ जाता है, क्यूब से आ जाता है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से आ जाता है, तो वो आपको नई चीजें सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो जिनका इंटरेस्ट है बिल्कुल आप लोग इसमें कंटिन्यू कीजिए, और जिनको बस BSc मिल गया है और आपको एग्रीकल्चर के विषयों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है, आप बिल्कुल अपना स्विच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखो, अब इतना भी अपने कंधे पे बोझ मत दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से करना पड़ता है कभी कभी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि शायद तुमको घर में 4 पैसे कमा के लाने हैं, नौकरी होनी चाहिए, चलिए सरकारी नौकरी हो तो अच्छी बात है, ठीक है। आज सेम चीजें करेंगे, कोडेड में थोड़ा सा हम लोग बदलाव करेंगे आज। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, प्लस बैकवर्ड, इन दोनों के क्वेश्चंस करेंगे, और थोड़ा सा आज लेवल बढ़ाएंगे। आज हम लोग बेसिक क्वेश्चंस पे बातें नहीं करेंगे, ओके। तो कल मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दे दिए थे, यहां से मैंने शुरुआत किया था, आपको ध्यान में होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार ट्राई किया होगा उन बेसिक क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे कि ये आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको ऐसे या इससे आसान क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 8% वाला हमने ये कर लिया था, ये किया था ना हमने, देयर आर Q has only one child and the mother-in-law fell, हाँ ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। फिर हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। अब अपने डाउट बताइए, पहला, दूसरा, पहले दूसरे में कोई डाउट है? जरा देखिए ध्यान से, पहले को देखिए, देख लिया, दूसरे को देखिए, इन दोनों में से किसी को डाउट किसी भी क्वेश्चन में?
तो हम डिस्कस करेंगे। दूसरे का तो शायद सब क्वेश्चंस भी था, तो आप आंसर मैच, अच्छा दूसरे का भी सब क्वेश्चंस नहीं था, कोई बात नहीं। पहले दूसरे में डाउट? किसमें डाउट बोलो, पहले में दूसरे में, जल्दी बोलो। कल आपने कोडेड रिलेशन लिया था, उसके पहले का पहला वाला, चलिए पहले वाले को पहले डिस्कस करें। देखिए डाउट्स लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, और मैं क्वेश्चंस चाहता तो कल ये क्वेश्चंस आपको दिखाता ही नहीं, मैं बस इतना चाह रहा था क्योंकि आपके पास समय थोड़ा कम है, अपना एग्जामिनेशन 30 अगस्त को ही होना है ना, तो समय थोड़ा कम है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को खुद से बना करके आए, प्रयास करके आए। सही बनेगा ना, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, और सही बनेगा तो आपको समझ में भी आता है सही बना हुआ है। गलत बनेगा ना, आप खुद कंफ्यूज रहेंगे। फर्स्ट वाला एक बार डायग्राम, हाँ ठीक है, बिल्कुल वेरीफाई करेंगे। देखिए सवाल क्या कहता है कि वाई इज मदर इन लॉ ऑफ जी। इसमें 3 या 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके सब क्वेश्चन। वाई इज मदर इन लॉ ऑफ जी हु इज ओनली डॉटर ऑफ के। तो जी जो है वो के की इकलौती बेटी है, और वाई इज मदर इन लॉ मतलब जी की शादी जिससे भी हुई होगी उसकी माँ वाई है। पहला चीज यही हो गया, वाई इज मदर इन लॉ ऑफ जी हु इज ओनली डॉटर ऑफ के। ई इज फादर ऑफ एम अलग बनाएंगे, ई इज फादर ऑफ एम बाद में देखेंगे। एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, कहीं से कनेक्शन कुछ नहीं, एंड वाइसा वर्सा, मतलब एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। ऐसा बीच में कोई आएगा, इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, सिस्टर इन लॉ ब्रदर लॉ को आप इस प्रकार से दर्शा सकते, ठीक है। राम चुपचाप अब देख इधर, ज्यादा बातचीत मत कर। तो एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी एंड वाइसा वर्सा, ठीक है। एल टी की सिस्टर इन लॉ है, इसके विपरीत, ठीक है। एम इज नीस ऑफ टी। अब एम को नीस बनाना है किसकी, टी की, तो एम एक फीमेल है, टी की नीस है। नीस का अर्थ क्या होता है, भांजी या भतीजी, मतलब एम जो है वो टी के भाई या बहन, एम जो है वो टी के भाई या बहन का बच्चा होगा। तो देखो एम को मैंने टी की भाई की बेटी बना दी, तो एम इज नीस ऑफ बी, ऐसा हो सकता है। हु इज अनमैरिड, तो टी की शादी नहीं हुई है। आर इज फादर ऑफ जे, कुछ कनेक्शन कहीं नहीं, तो आर इज फादर ऑफ ए हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, ठीक है। तो आर जो है आर जो है इज फादर ऑफ जे, आर जो है वो फादर ऑफ जे है, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, और ये जो जे जो है ये एल का ब्रदर इन लॉ है, एल का ब्रदर इन लॉ है, मतलब एल की बहन से शादी हुई होगी, ऐसा हो सकता है, या एल की बहन की शादी जे से हुई होगी, केसेस हो सकते हैं। तो यहां पे फिलहाल हम बस ये करके रख लेते हैं, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एल। बीच में यहां कोई होगा, हमको पता नहीं अभी कौन है, नहीं। नीदर एल नॉर जी हैज एनी सिबलिंग, ना ही एल का कोई भाई बहन है, मतलब यह निश्चित है कि एल की शादी किसी से हुई होगी और वो उस व्यक्ति की बहन टी होगी, और ना ही जी, और जी का भी कोई सिबलिंग नहीं है, ये कनेक्शन भी हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। एन इज डॉटर ऑफ जी, एन इज डॉटर ऑफ जी, तो यहां हम चुपचाप लगा लेते हैं, एन इज डॉटर ऑफ जी एंड नीस ऑफ ई, और ई की नीस है, तो एक संभावना है कि ई इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, लेकिन हम इस कनेक्शन को बिठाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम ई को यहां लेके रखते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां कहा था वाई इज मदर इन लॉ ऑफ जी हु इज ओनली डॉटर ऑफ के, तो यहां पे जो व्यक्ति होगा शायद वो मेल हो जाएगा, और वो ई मेल है, मतलब ठीक है अपनी बात यहां तक। एंड इज नीस ऑफ ई, वाई इज मदर इन लॉ ऑफ एल,
y इज मदर इन लॉ ऑफ l। बस y जो है वो l की सास है, y जो है वो l की सास है, तो g की भी सास है, y इज मदर इन लॉ ऑफ l। ठीक है, y इज मदर इन लॉ ऑफ l। ये सारे इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा कर लिए। क्या इतना आपने किया था? यहां तक के इंफॉर्मेशन क्या आपने इकट्ठा किए थे? बताइए जरा एक बार, बताइए जरा एक बार। अब हमें देखिए थोड़ा सा कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, हर चीजों में हमें कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। कैसे कैसे कनेक्शन बिठा सकते हैं, इस पे जरा एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। मुझे सबसे पहला काम कुछ ऐसा करना है, सबसे पहला काम मुझे ऐसा करना है कि L के नीचे भी हमको एक जेंडर चाहिए, क्योंकि T के नीचे एक व्यक्ति है, T के नीचे है और T L के साथ है और यहां L के ऊपर R है, तो R कहीं इस लेवल पे आएगा, R कहीं इस लेवल पे आएगा, तो R या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है। अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है। एक बात अगर मैं R को यहां लूं, अच्छा E इधर भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैंने ये दोनों केस अभी लेके रखा है। तो अगर मैं R को यहां लेता हूं तो R के नीचे मुझे J को लेना होगा और J से L लेना होगा, L के नीचे T, तो या तो R इधर या इधर। अब एक बात सोचिए, अगर मैंने R को इसका पति बनाया, अगर मैंने R को इसका पति बनाया, बनाने को हम शायद इधर भी बना सकते हैं, तो हमें एक बात कहा है कि R का बच्चा कौन है? J। R का बच्चा कौन है? J। तो यहां पे J आ गया, J आ गया। और J की बात कही गई थी कि J इज ब्रदर इन लॉ ऑफ L, J L का ब्रदर इन लॉ है। मतलब ऐसा हो सकता है कि यहां कोई और हो और L यहां हो जाए और L, ये बात समझ में आ रहा है आपको? मैं कैसे कनेक्शन बनाया, ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या? बताइए जरा। बोलिए बोलिए। हाँ सर बन रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि गलत बन रहा है। क्लियर? अच्छा कोई बात नहीं, ये रफ डायग्राम्स आप बना पा रहे हैं, बस कनेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं भाई, y इज मदर इन लॉ ऑफ G। बिल्कुल ठीक है भाई, y मदर इन लॉ। हु इज द ओनली डॉटर ऑफ K, मतलब G इकलौती बेटी है, तभी मैंने एक इधर छोड़ दिया। ओनली डॉटर मतलब सिर्फ एक बेटी, बेटा भी हो सकता है। और इसकी दूसरी बात है कि एक ही बेटी है, एक ही बेटी है, इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी मतलब एक बेटी बहुत सारा बेटा, तो भी तो इकलौती बेटी है। और नहीं तो एक ही बेटी है, बेटा है ही नहीं, तभी मैंने ये केस लेके रखा। ठीक है, अब यहां पे फिर मुझे J की शादी किसी से करवानी पड़ेगी, J की शादी किसी से करवानी पड़ेगी, तो J की शादी मैंने G से करवा रखा है। अब एक बात देखो, थोड़ा ध्यान से देखो कि E और T जो है, E और T यहां है, मतलब अगर यहां पे T है और उसका भाई या बहन E है और E से शादी इसकी हो जाए, तो मेरा काम बन रहा है क्या? देखिए तो जरा। ठीक है, और E के नीचे कौन है? M है। E के नीचे कौन है? M है। तो ये देखिए, ये जो M जो है वो नीस ऑफ T हो रहा है। हमको यही करना था कि M शुड बी नीस ऑफ T, ये काम हो गया। L और T जो है वो ननद भाभी थी, ऐसा था ना कि L एंड T आर सिस्टर्स इन लॉ, तो L और T सिस्टर इन लॉ है, तो इसको आपको फीमेल करना होगा, इसको फीमेल करना होगा। मतलब केस ऐसा है कि मैंने बस ये सोचा है कि G इकलौती बेटी है, अपने काम को थोड़ा आसान करने के लिए, नहीं बनेगा तो फिर इधर हम G के भाई भाई बना लेंगे। और G के पति हैं J की माँ है Y की शादी है R से, मतलब ये ससुर है, K का मुझे जेंडर नहीं पता है। J की बहन है T और J की बहन है, J का भाई है E की शादी है L से और यहाँ M नीस है। ठीक है, J प्लस हो गया, J ये हो गया, R ऊपर होना था तो R ऊपर है, ये काम भी हो गया, तो इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया और हमारा डायग्राम बन गया। Y इज मदर इन लॉ ऑफ L,
क्योंकि मुझे एल को इधर ही ले जाना था, तो मदर इन लॉ है, ये मैं हूं, मेरे पति हैं, उनकी बहन, उनके भाई और उनकी माँ, तो मेरी सास हो जाएगी और हमारा अरेंजमेंट पूरा तैयार हो गया है। देखिए तो क्या आपका भी ऐसा अरेंजमेंट आया है? तो ये सारी बातों का इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया डिस्कस। कितने लोगों का सही गलत क्या हुआ? कनेक्शन कैसे बनाए, सिर्फ उत्तर पे मत ध्यान दीजिए, ये देखिए कि कनेक्ट कैसे किया। और राम की बात को यहां भी हमने तवज्जो भाई दिया, ओनली था तो हमने सिर्फ पहले एक ही बेटी बना करके प्रोसीड किया, नहीं होता तो फिर उधर उसका भाई बना। ठीक है, क्या आपको दूसरे सवाल में प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं कुशल, प्रयास किया वो बहुत है, बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया आशीष। दूसरे सवाल में प्रॉब्लम है, जल्दी बताइए। तो इसका भी क्वेश्चंस नहीं है ना? किसी को प्रॉब्लम है दूसरे सवाल में? नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर भाई आप लोगों ने नहीं बोला है, यह कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका। चलिए अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि एल इज हस्बैंड ऑफ के, एल इज हस्बैंड ऑफ के एंड के इज मदर ऑफ एल, के इज सन ऑफ एल। मतलब क्या है कि यहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों है। ठीक है, तो हमने एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरू किया है कि हमको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। देखो इसको भी बिना डायग्राम के कर सकते हैं, बट मैं आपको सुझाव दूंगा कि डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ पहला व्यक्ति, तो ए माँ है बी की, ए माँ है किसकी? बी की। एट द रेट का अर्थ क्या है? हस्बैंड, लेकिन सी हस्बैंड है बी का, सी हस्बैंड है बी का। ठीक है, हैश का अर्थ क्या है? सन, सी बेटा है डी का, सी बेटा है डी का। तो ये पति पत्नी नहीं, क्योंकि ये पति पत्नी है, समधी समधन होंगे। एट द रेट का अर्थ क्या है? अंदर वाला व्यक्ति, ई हस्बैंड है डी का, ई हस्बैंड है डी का। ये देखिए ये बना। ठीक है, अब हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी रिलेटेड टू डी, ये बी कौन है? तो ये मैं हूं, मेरा पति है, मेरे पति की माँ सास है, सास मुझे बहू बुलाएगी, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सन्स वाइफ तो है ना, कि डी की बेटे की पत्नी, तो बी कौन है? डी के बेटे की पत्नी। राइट आंसर ए, बहुत बढ़िया राम। ठीक है, ठीक है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड जब हो तो बहुत टेंशन तनाव नहीं लेना है, सिंपली आप उसको अरेंज करें। ओके, ये कैसे हो गया है? ये पता है क्या हुआ है? वही मैं सोच रहा था, ये जो क्वेश्चन था ना, ये वाला इसका जो क्वेश्चन है ना, शायद वो स्लाइड में ऊपर नीचे हो गया है। मैं ऊपर नीचे कर पाऊंगा क्या? मैं करने की कोशिश करता हूं, अगर हो जाए तो
मैं बस इसको नीचे कर देता हूं। ठीक है, अब आपका सही हो गया, ये सेव होके आपको ऐसे मिले। ठीक है, पी इज द फादर, ये सब तो कर लिया था हम लोगों ने। अब आपको प्रॉब्लम आया होगा इसमें से, देखिए तो ये सवाल बना है आपसे ये सवाल देखिए तो जरा, शायद आपको परेशानी आई होगी इस क्वेश्चन में। देखिए मैं करता हूं इस क्वेश्चन। इन द गिवन एक्सप्रेशन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है ये पता लगाना है। और इसके 2-3 क्वेश्चंस आपको सब क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं अश्वी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, IBPS में देखने को मिलेगा, लमार्ट में तो नहीं ऐसा पूछता है। यहाँ पे कुछ घर दिए हुए हैं अलग अलग, तो आपको इनके बीच कनेक्शंस बनाना होगा। ठीक है, इनके बीच आपको कनेक्शंस बनाना होगा, कॉमा दिया। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये क्या दोनों है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं है। 3 and 4, 3 is father of 4, 3 + 4, 3 is daughter of 4। मतलब ये पूरा केस फॉरवर्ड का ही है, ये पूरा केस फॉरवर्ड का ही है, बस आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरा केस फॉरवर्ड का है। अब ध्यान से देखिए ना, आपको दिखेगा कि 4 arrow 3, 4 is mother, 4 is son, 3 and 4, 3 is father of 4। ठीक है, कोई बात नहीं राम। देखो तो इसको ड्रॉ करते हैं और इसके बेसिस पे फिर पता लगाएंगे कि कौन उसका कनेक्शन किसका बन रहा है। ठीक है, देखिए बस आप लोग ट्राई करे रखेंगे ना एक बार, तो फिर आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। ये सबसे मजे की बात होती है। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, डॉटर, पहला व्यक्ति दूसरे का डॉटर। तो 1 डॉटर है 2 की, तो 2 ऊपर, और 1 डॉटर है 2 की, पहला काम खत्म। एरो का अर्थ क्या है, मदर, पहला व्यक्ति दूसरे का मदर। 2 मदर है 3 की, 2 मदर है 3 की, मतलब 3 यहीं पे होगा, उसका भाई है। उसके बाद 1@4, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का। अच्छा, अब इस 4 से इस 4 कंफ्यूज मत होना, यही सब परेशानी क्रिएट करता है। ये 4 अलग है, ये 4 अलग है। तो 1@4 मतलब अब ये 1 है और ये 4 है, ऐसे सोचना है। तो मतलब क्या है, सिस्टर। तो 1 सिस्टर है 4 की, 1 सिस्टर है 4 की, ऐसा करेंगे। ये बात समझ में आया, ये बड़ा अच्छा फंसा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ये 4 समझने लगते हैं कि नहीं है, ये 4@3, 4 इज सिस्टर ऑफ 3, 1@4, 1 इज सिस्टर ऑफ 4। उसके बाद 5 and 3, 5 and 3, फिर से 3 में कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला व्यक्ति 3 इज फादर ऑफ 4, तो 5 इज फादर ऑफ 3, 5 इज फादर ऑफ 3, तो 5 मेल हो जाएगा। एट द रेट का अर्थ क्या है, सिस्टर, 3 इज सिस्टर ऑफ 7, 3 इज सिस्टर ऑफ 7, ये हो जाएगा। एंड 6, एंड का मतलब क्या है, फादर, 7 इज फादर ऑफ 6। ये कैसे भाई, दो पापा कैसे आ जाएंगे। एंड का मतलब क्या है, फादर। तो एट द रेट का मतलब क्या था, 1 मिनट रुक जाइएगा। एट द रेट का मतलब है 4 इज सिस्टर ऑफ 3, तो 3 इज सिस्टर ऑफ 7, ये हो गया। एट द रेट का मतलब क्या है, फादर,
तो 7 इज फादर ऑफ 6, अच्छा 7 इज फादर ऑफ 6, सॉरी 7 इज फादर ऑफ 6 बन गया, 7 6 के पापा बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? R इज मैटरनल अंकल ऑफ 4, सॉरी 7 इज मैटरनल अंकल ऑफ 4। क्या 7 मामा है? नहीं है। 7 इज सिस्टर ऑफ 2, नहीं 7 मेल है। 1 इज ग्रैंड डॉटर ऑफ 5, 1 इज ग्रैंड डॉटर ऑफ 5, नहीं बेटी है। 2 इज ग्रैंड फादर ऑफ 3, 2 इज ग्रैंड फादर ऑफ 3, ये बात भी गलत है। ऑल द गिवन स्टेटमेंट आर फॉल्स। कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस करेंगे तो होगा धीरे धीरे। समझ आया कैसे किया? बताइए। बढ़िया। तो ध्यान देना बहुत आवश्यक था यहां, ठीक है। अब किस्मत अगर अच्छी होगी तो यही एक्सप्रेशन आगे भी यूज होगा। सी कह रहा है 7 इज सिस्टर ऑफ 2, सिस्टर ऑफ 2 कैसे हो सकता है यार? 7 तो मेल है, 2। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? डायग्राम सही बना था तो नहीं, आंसर में प्रॉब्लम है शायद। आपको जो पीडीएफ मिला ना उसके आंसर में प्रॉब्लम है। एक बार वेरीफाई कीजिए तो, क्योंकि मैं भी अपने लैपटॉप में देखता हूँ। एक बार वेरीफाई कीजिए तो कुछ इसमें प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, नहीं अपना ठीक है, ये मिस्टेक है। ठीक है, ई होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेम एक्सप्रेशन में एक क्वेश्चन पूछा है, सेम एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन पूछा है हाउ इज 5 रिलेटेड टू 4? 5 का 4 से क्या रिलेशन है? 5 रिलेटेड टू 4, 4 का नहीं पता, 5 का पता है कि ये मैं हूं, मेरी बहन है और मेरी बहन के पापा हैं, तो मेरे भी पापा होंगे, तो फादर, फादर। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। ये हमने कर लिया था। ये भी हमने कर लिया था। ये मुझे करके दिखाइए, ये मुझे अभी करके दिखाइए। 4 ही ऑप्शंस होंगे, 5वां ऑप्शन नहीं।
रवि, क्लास का शेड्यूल ऐसे चेंज मैं नहीं करवा सकता हूँ भाई, वो आप ही लोग करवा सकते हैं। आप लोग कितने बजे से बाकी चाहते हैं क्लास हो जाए बताइए, मैं एक बार प्रयास करूंगा। ए इज नेफ्यू ऑफ बी पता लगाना है, मतलब ए को मेल होना है, ये भी एक बात हमको समझ में आया है। बी का जेंडर नहीं पता, ए को मेल होना जरूरी है। फॉरवर्ड टाइप है, बढ़िया डायग्राम बनाएंगे, टाइम लगेगा, इसलिए आपको वो तरीका सिखाया था कि पीछे से मूव कीजिएगा, ठीक है। गुना क्या है, मदर, तो ये मैं हूं, ये मेरी माँ है। माइनस क्या है, फादर, माँ के पापा नाना है, ये मेरी माँ थी, माँ के पापा नाना। प्लस क्या है, नाना के भाई, ये आंसर नहीं हो सकता है, नेफ्यू ऑफ बी नहीं, ठीक है। डिवाइड क्या है, सिस्टर, ये मैं हूं, ये मेरी बहन है, ठीक है। अब ए से बी रखिए ना, तो आप ऐसा कीजिए ना कि फिर इसको नहीं भी सोचते, जैसे इसको और आसानी से मैं कैसे बना सकता था, सिर्फ इतनी बात को मैं सोच, ए से बी का रिलेशन सिर्फ इतना सोचता, बी का जेंडर मैं मल्टीप्लाई से निकालता कि ये माँ है, मतलब ये मैं हूं और मैं फीमेल हूं अपने आप से, मतलब बी के की माँ है तो अपने आप को बी मान लो कि ये मैं हूं। माइनस क्या है, फादर, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा हैं। और प्लस क्या है, भाई, पापा का भाई चाचा, तो ए चाचा है, मैं नेफ्यू नहीं हूं, सॉरी मैं नेफ्यू या नीस हो सकती हूँ, नीस होंगी वैसे, माइनस है तो ये नहीं हो सकता। फिर डिवाइड, डिवाइड क्या है, सिस्टर, मतलब ये एक फीमेल है और ये मैं हूं। माइनस क्या है, फादर, ये मेरे पापा हैं। और डिवाइड क्या है, सिस्टर, पापा की बहन बुआ होती है, पापा की बहन बुआ होती है, तो बुआ मुझे क्या बुलाएगी, भतीजी, लेकिन यहां नेफ्यू लिखा है, मतलब ये नहीं हो सकता, तो मैं इसको चेक भी नहीं करता, मैंने चेक करके समय वेस्ट कर दिया। क्यों समय वेस्ट हो गया, क्योंकि ए को मेल होना था, यहां तो एक फीमेल हो रही थी। ये तरीके का यूज कीजिए समय बचाने के लिए। फिर मैं सिर्फ इतने पे ध्यान दूंगा। प्लस क्या है, प्लस को देखा हमने, भाई, और ये संभावना बन सकता है, तो ये मैं हूं। माइनस क्या है, माइनस है फादर, ये मेरे पापा हैं। और डिवाइड क्या है, बहन, पापा की बहन बुआ, तो अब मैं बुआ मुझे क्या बुलाएगी, भतीजा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सुमित, और कोई नहीं। आप डी को चेक कीजिए, डिवाइड क्या है, डिवाइड सिस्टर, तो ये एक फीमेल है, ये मैं हूं, ये भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ए मेल होना था और यही एक ऑप्शन में है, सो द राइट आंसर वुड बी बी। राम, ध्यान दो, ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा बी। सुमित और शुभम दो ही सही जवाब मिले हैं भाई, ठीक है, ठीक है। हाउ इज 4 रिलेटेड टू 3, ये उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, मैंने अलग अलग इसलिए कर दिया था ताकि आप बार बार डायग्राम्स बनाएं। वैसे एग्जामिनेशन में देखिए नहीं, वही चीज है, मैंने अलग अलग इसको इसलिए कर दिया था क्योंकि आप लोग बार बार डायग्राम्स बनाए, एक ही डायग्राम बार बार बनाएंगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा। रीजनिंग इसी का चीज है, रीजनिंग में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो अलग अलग इसलिए मैंने कर दिया था, मैं इसको अलग नहीं करूंगा, मैं सीधा चलूंगा 4 इज रिलेटेड टू 3, मैं उस डायग्राम को देखूंगा। 4 का रिलेशन 3 से क्या था, 4 का रिलेशन 3 से, 4 का रिलेशन ही नहीं पता, 4 का जेंडर नहीं पता है, तो 4 का 3 से रिलेशन हम नहीं निकाल सकते, तो 4 का रिलेशन 3 से हम नहीं पता लगा सकते हैं। तो भाई या बहन हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, आंसर ई हो जाएगा, इधर ए और सी। 4 3 की कौन है, 4 3 की भाई भी हो सकती है और बहन भी हो सकता है, तो राइट आंसर क्या है, ई, इधर ए और सी।
मैंने अलग कर दिया था ताकि आप डायग्राम्स बनाएं, ठीक है। एक और आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी आई होगी, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, सिबलिंग कह रहा है, सिबलिंग, मैरिड कपल, तो बातें थोड़ी सी और बढ़ा रहा है। सिबलिंग, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, सारे सिबलिंग हैं, सहोदर कहते हैं हिंदी में। कपल कह रहा है, तो इसको बनाने के लिए फिर से डायग्राम आप बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन एस एंड जी। तो आइए इसको एक बार सॉल्व कर, मतलब ये वैसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको समस्याएं आई होंगी। देखिए, फॉरवर्ड है क्या, एक्स 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 एस एस, एक्स आर आर नहीं, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों है। आराम से सुनिए, बनेगा, बनाइएगा मत, साथ साथ देखिए एक बार। अप्रोक्सीमेट का वैल्यू क्या है, सिबलिंग, मतलब एस और के, एस और के सिबलिंग है, भाई बहन, भाई भाई कुछ भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता है फिलहाल। एंड का मतलब क्या है, आर एंड एक्स आर मैरिड कपल, मतलब जी एंड के आर मैरिड कपल, जी एंड के आर मैरिड कपल, अंदर वाला व्यक्ति था, आर एंड एक्स, तो जी एंड के आर मैरिड कपल। परसेंटेज का अर्थ क्या है, एक्स इज मदर इन लॉ ऑफ आर, जी इज मदर इन लॉ ऑफ यू, जी इज मदर इन लॉ ऑफ यू, मतलब जी इज मदर इन लॉ ऑफ यू, मतलब ये फीमेल है, ये मेल है, मतलब इसके बच्चे से शादी हुई होगी यू की, ये कह सकते हैं क्या। जी इज मदर इन लॉ ऑफ यू मतलब क्या है कि इसके बच्चे से शादी हुई होगी किसकी, यू की। क्या आप ये कह सकते हैं, बताइए जरा। जी परसेंटेज यू का अर्थ क्या है, जी इज मदर इन लॉ ऑफ यू, तो जी यू की मदर इन लॉ। ये बात हो गया यहां तक, ये बात हो गया यहां तक। नेक्स्ट पे आइए, एंड, एंड का अर्थ क्या है, आर एंड एक्स आर मैरिड कपल, मतलब यू एंड डब्ल्यू आर मैरिड कपल, मतलब डब्ल्यू यहां आ जाएगा, यू एंड डब्ल्यू आर मैरिड कपल। एंड का मतलब अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है, सिबलिंग, डब्ल्यू और क्यू सिबलिंग होंगे, डब्ल्यू और क्यू सिबलिंग्स होंगे। ये बन गया आपका, इतना सा ही डायग्राम बना, मुझे बाकियों का जेंडर नहीं पता चला। अब एक कंडीशन है कि इफ के हैज ओनली सिस्टर, इफ के हैज ओनली सिस्टर, के हैज ओनली सिस्टर मतलब के की ये बहन ही होगी, ये फिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल कलेक्टेड डिपीट द रिलेशन बिटवीन एस एंड जी, एस और जी के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या है, कौन सा डिपीट करेगा। देखिए, परसेंटेज, एस और जी, परसेंटेज, परसेंटेज क्या है, मदर इन लॉ, तो क्या एस जी की मदर इन लॉ है, नहीं है, ये बात तो गलत है। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट सिबलिंग, क्या एस और जी सिबलिंग्स हैं, नहीं है, ये भी गलत है। जी एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन क्या है, सिस्टर इन लॉ, क्या जी एस की सिस्टर इन लॉ है, बिल्कुल है, सिस्टर इन लॉ है। क्या एस जी की सिस्टर इन लॉ है, बिल्कुल है, तो राइट आंसर बी एंड डी। सुमित, गड़बड़ हो गया भाई, राइट आंसर बी एंड डी। और वैसे एक मजे की बात और है इसमें, मैं बताऊंगा, पहले आप ये बताइए कि हाँ ठीक है। एक मजे की बात और है इसमें, मजे की बात यह है कि आपने एक चीज नोटिस किया, आपसे ऑप्शन में एस और जी की बातें पूछी गई थी, तो जब मैंने इतना एक्सप्रेशन बना लिया था, मुझे इसके आगे बनाने की आवश्यकता नहीं थी। जब मैंने इतना एक्सप्रेशन बना लिया था, ये बनाने की आवश्यकता नहीं थी, हम सिर्फ इतने से उत्तर दे सकते थे। ये बात आई समझ में शुभम?
ओके। इनमें आपको प्रॉब्लम मैं उम्मीद करता हूं नहीं आया होगा, ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। ये देखो सेम है, नहीं सेम नहीं है, एक्सप्रेशन सेम है, ये अलग है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एफ इफ जी हैज ओनली वन नेफ्यू। इसको ट्राई कीजिए, चलिए बनाइए, इसको बनाइए, चलिए। फर्स्ट टाइप वाला मतलब राम, फैमिली ट्री बनाने वाला या कोडेड में?
सॉरी सॉरी, फिर से करते हैं, आवाज ही नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, वॉइस नहीं आ रहा है, वो माइक ही ऑफ था। एक बार फिर से करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, लैम्डा का मतलब क्या है, ओनली सन ऑफ आर, मतलब एफ का इकलौता बेटा है ई। एंड का मतलब क्या है, मैरिड कपल, ई और एम मैरिड कपल हैं, तो एम माइनस हो जाएगा। एक अप्रोक्सीमेट का वैल्यू क्या है, सिबलिंग, ई और जी सिबलिंग्स हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब यहां ओनली सन कहा है, मतलब ये बेटा है तो ये बेटी होगी, ये कंफर्म हो गया हमारा। आगे आ जाइए, एच और क्यू, नहीं पहले स्टार है ना, स्टार, स्टार मतलब क्या है, स्टार दैट आर, अंदर वाला व्यक्ति, एच इज ईदर नेफ्यू और नीस ऑफ जी। एच जो है वो जी का या तो नेफ्यू है या नीस है, तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मतलब जी के भाई का बच्चा। और अप्रॉक्सीमेट का वैल्यू क्या है, सिबलिंग, तो एच और क्यू जो है वो सिबलिंग है, मतलब ये दोनों इसके बच्चे हैं, ई और एम के बच्चे। अब एक कंडीशन आखिरी में कहा है, देन हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एफ, क्यू एफ का कौन है, क्यू एफ का कौन है, इफ जी हैज ओनली वन नेफ्यू, तो जी का एक ही नेफ्यू है, मतलब अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है। अब क्यू का जेंडर मुझे निश्चित रूप से नहीं पता है, और मुझे यहां बताना था कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एफ, क्यू कौन है, तो मैं कह नहीं सकता हूं कौन है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी। अभी ठीक, अभी ठीक, बहुत बढ़िया। फिर से ये चेंज हो गया, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, अब तो बन जाएगा ना ये क्वेश्चन, अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये एक इसका एक्सट्रीम जो टफनेस हो सकता है, कोडेड में एक्सट्रीम टफ क्या हो सकता है, जैसे कभी आप पीओ दें, आईबीपीएस पीओ देने का मन कर जाए, उसका प्री भी निकल जाए, मेंस भी देना हो, तो शायद फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आईबीपीएस एएफओ अभी यहां तक नहीं पहुंचेगा, बट जो मेरी समझ कहती है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप में से जरूर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीएससी बस उस दबाव में कर लिए होंगे कि वो बीएससी कर रहा है, बीएससी एग्री तो मैं भी कर लूं, या शायद आप में से किसी को बस बीएससी एग्री मिला होगा, तो आपने बोला होगा चलो यार कुछ नहीं से कुछ सही, ठीक है, तो कल हो करके शायद आप अपना स्ट्रीम बदल के सोचेंगे कि चलो अब ये कर लेते हैं, तो वैसे बच्चों को इससे हेल्प मिलेगा। और ऐसा क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, इसका मतलब ये नहीं है कि इस लेवल को आप नहीं सीखेंगे, भले ही ऐसा ना आए, लेकिन यहाँ से जो बातें आप सीखेंगे वो इसके लोअर लेवल के क्वेश्चन में आप निश्चित अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 3 किलोमीटर डेली दौड़ने में सक्षम हैं, तो 1.5-2 किलोमीटर दौड़ना आपके लिए कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान सी बात होगी, ठीक है। तो मैं हर लेवल के क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्योंकि कुछ कड़वी सच्चाई है कि आपका सभी का सिलेक्शन 2025 में नहीं होना, कुछ लोगों को 2026 का इंतजार करना पड़ेगा, तो फिर से आपको कोर्स ना खरीदना पड़े, फिर से आपको क्लासेस ना करना पड़े। पैसा भाई बहुत महत्वपूर्ण है, बात समझ रहे हैं ना, और आपके माता पिता या आपका खुद का अगर आप में से कुछ लोग कमा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कितने मेहनत से कमा पाते हैं आप उस पैसे को, तो वापस से सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े। तो मैं इस मामले में चाहता हूं कि ये जो क्लासेस हैं आपको अगले 1-2 साल तक तो टेंशन फ्री कर दे। अगर गाली नहीं देंगे तो एक बात पूछ कैसी बात कर रहा है यार राम, मैं बस सर्वर फोड़ता हूँ, गधा उधा बोलता हूँ, और क्या ही बोलता हूँ, प्लीज पूछिए राम। सही कह रहा है, गाली नहीं देंगे, मैं तो क्यों बेइज्जत कर रहा है यार मुझे तुम। बताइए राम, बताइए। देखिए, रिजेक्शन को इंसान को सीखना भी जरूरी है। हाँ, ये
मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि इस बार क्लियर कर लेंगे, लेकिन एक चांस होता है कि नहीं हो पाए किसी कारण से, तो उसके लिए यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। और मैं बार बार एक चीज को कहता हूं कि रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, वही वाली बात है, फल की चिंता मत कीजिए, कर्म कीजिए। तो ये जो ये आपका कर्म है ना, तैयारी करना, ये कीजिए और इसको खुशी खुशी कीजिए, अच्छे मन से कीजिए, इस फेज को एंजॉय कीजिए, इस फेज को एंजॉय करना आपके लिए जरूरी है। जल्दी पूछ राम, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। नहीं, जल्दी पूछनी है, जल्दी पूछिए भाई। अब वो पूछेगा ही नहीं, खैर कोई नहीं, देखिए इस बात को। अच्छा, एक चीज और है कि कल ये जो क्वेश्चन आपको, कल भी ये पीडीएफ मिला था, ये क्वेश्चन था, उसमें थोड़ी सी त्रुटि थी, वहां 3 लिखा हुआ था जबकि इसमें 4 जनरेशन है। तो कल वाले पीडीएफ में थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, या इस पीडीएफ को आप रेफर कीजिए। हाँ जल्दी पूछो यार, सुबह पनवेल भी निकलना है। ये डायलॉग पता है ना कौन सी मूवी का है? जल्दी बोल यार, सुबह पनवेल निकलना है। क्या हो गया, इतने चिंतित क्यों हैं आप लोग, इतना शांत क्यों है, नींद आ रही है आप लोगों को? अब देखो यहां क्या कह रहे हैं कि t@s मीन्स t इज द पेरेंट ऑफ s, मम्मी पापा कुछ भी हो सकते हैं। t इज द सिस्टर, s इज द ग्रैंड चाइल्ड, कुछ नहीं कहा है। t इज द ब्रदर ऑफ s, t इज सन इन लॉ ऑफ s, t इज डॉटर इन लॉ ऑफ s। t के ही बारे में बात किया है, बट थोड़ा उलझा दिया है, गोलमाल, बहुत बढ़िया। देर आर सम मेंबर्स इन अ फैमिली हैविंग 4 generations, 4 जनरेशन है। द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली आर गिवन। एक पर इसमें आपको इसके बनाना है, इफ एम इज ओनली चाइल्ड ऑफ के, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब एनी हो, हमको डायग्राम तो बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है, डायग्राम बना। चलिए आइए देखिए, डायग्राम बनाते हैं इसका। मोबाइल में दिख रहा है आप लोगों को? मोबाइल में दिख रहा है आप लोगों को ये ठीक से? देखिए, वो नहीं पूछेगा, चलो देखो ये है, ठीक है, कॉमा कॉमा है, दिख रहा है ना सबको? चलिए, एट द रेट क्या है? एट द रेट का अर्थ है पेरेंट, मतलब यू मम्मी या पापा है जी का, यू मम्मी या पापा हैं जी के। हैश का अर्थ क्या है? हैश का अर्थ टी इज सिस्टर ऑफ एस, जी इज सिस्टर ऑफ जे, जी इज सिस्टर ऑफ जे, ठीक है। यू एंड आई, एंड मतलब यहां यू इज सन इन लॉ ऑफ आई, यू इज सन इन लॉ ऑफ आई, यू आई का सन इन लॉ है, मतलब ये प्लस है, तो इसकी पत्नी के मम्मी या पापा आई होंगे, यू इज सन इन लॉ ऑफ आई, ये हो गया। के पर एक्सक्लेमेशन यू, एक्सक्लेमेशन ये है, के इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू, के इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू, मतलब के
यू की डॉटर इन लॉ है तो शायद के की शादी इससे हुई होगी, मुझे पता नहीं है। और डॉटर इन लॉ का है मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है, लेकिन ये निश्चित बात नहीं है। तो के इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू, मतलब यू के बच्चे से शादी के की हुई होगी, डॉटर इन लॉ है मतलब ये प्लस है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही चलूंगा, मुझे पता नहीं है, मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा, क्योंकि कहा था कि के इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू एक्सक्लेमेशन डॉटर इन लॉ, तो के यू की डॉटर इन लॉ है, क्यू के बेटे से शादी होगी के की। एफ परसेंटेज जे, परसेंटेज देखा ऊपर ब्रदर, एफ इज ब्रदर ऑफ जे, एफ इज ब्रदर ऑफ जे। एक काम करें, एफ जब जे का ब्रदर है तो इधर भी होगा, एफ इज ब्रदर ऑफ ये सब भाई बहन ही है तो हम इधर बना लिए, जगह नहीं था थोड़ा। एफ इज ब्रदर ऑफ जे। स्टार, स्टार का अर्थ क्या था भाई, ये रहा, टी इज वाइफ ऑफ एस, जे इज वाइफ ऑफ सी, जे इज वाइफ ऑफ सी, स्टार मतलब वाइफ है, जे इज वाइफ ऑफ सी, तो जे सी की पत्नी है, अच्छा ही हुआ, जे सी की पत्नी है। एट द कॉपीराइट, कॉपीराइट का अर्थ है एस इज मदर ऑफ टी, मतलब जी इज मदर ऑफ ई, जी इज मदर ऑफ ई, जी इज मदर ऑफ ई, ये हो गया। एट द रेट, एच एट द रेट ई, एट द रेट मतलब है पेरेंट, एच पेरेंट है ई का। अब देखो देखो देखो, यहां एफ था, एच इज पेरेंट ऑफ ई, एच इज पेरेंट ऑफ ई, तो एच इसका पापा हो जाएगा क्योंकि ई का पेरेंट है, ठीक है। अब ये कौन है भाई, तो एक काम ऐसा करो, इसका एक बच्चा और है एफ, और एफ क्या था, शायद भाई था ना, एफ भाई था ना, परसेंटेज जे, परसेंटेज क्या था, जे था ब्रदर, हाँ। मतलब क्या है, यू और इसके 3 बच्चे हैं, एक है जे, जी और एफ, इसको हम थोड़ा अलग कर दिए हैं क्योंकि इसकी भी शादी, सबकी शादी होगी शायद। और ई एट द रेट एच हो गया, एच एट द रेट ई हो गया, हैश, हैश क्या है, सिस्टर, ई बहन है एल की, ई बहन है एल की, ई बहन है एल की, और आपका डायग्राम बन गया। देयर आर सम रिलेशन बिटवीन, एक पॉइंट हमने मिस किया है, एक पॉइंट हमने मिस किया है, वो है यू का बेटे से शादी है के की, यू के बेटे से शादी है के की, तो के फीमेल। अब कहानी सेट, ये भी अरेंज हो गया, मतलब यू और उसके मम्मी पापा, यहां पे कोई बचा होगा, कौन बच गया है, यू जी जे, यहां पे कोई आएगा, यू जी जे 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 के यू एफ, एफ आ गया है, ई जी आ गया है, ई जी आ गया है, एच ई एल, एच ई एल सब आ गया, पता नहीं कौन आएगा, हमारा डायग्राम बन गया। मतलब यू और उसकी पत्नी की 3 बच्चे हैं, एक बच्चा है जे, एक है जी और एक है एफ। ये देखो के वाइफ है एफ की, हाँ हो गया, देखो तो जरा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बन गया क्या, बन गया, बढ़िया। अब इस एक्सप्रेशन के आधार पे हमें उत्तर देना होगा, ये सबका ठीक है, समझ आया, बना नहीं बना, समझ आया या नहीं आया। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ m इज ओनली चाइल्ड ऑफ c देन हाउ इज m रिलेटेड टू f। m इज ओनली चाइल्ड ऑफ c, अब m जो है वो c का इकलौता बच्चा है, लड़का नहीं, तो m f से कैसे संबंधित है, तो भांजा या भतीजी होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमको उसका जेंडर नहीं पता। राम वैसे तुम पूछ क्या रहा था, F has only one son, then how is J related to F son?
एफ का एक ही बच्चा है, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू एफ सन? बुआ हो जाएगी। कैसे? ये मैं हूं, मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा की बहन है, ये मेरे पापा की बहन है, तो जे जो हो जाएगी वो मेरी बुआ हो जाएगी, बुआ, आंट, आंट। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? अब यहां पे आपको फिर उससे मैच करना होगा। अब देख लीजिए, बताइए भाई। स्टेटमेंट वाले पे आप बहुत ध्यान ना भी दें तो चलेगा, वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं बैंकिंग इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन में। अच्छा फिर से कर दो, इतना गुस्सा क्यों करना है? क्यों नहीं देखा भाई? मैं शक्तिमान नहीं हूं, सामान्य व्यक्ति हूं, एकदम मैंगो पीपल, आम लोग। ठीक है ना? तो कमेंट कभी कभी ना आप सब लोग एक साथ कर दे तो बहुत तेजी से ऐसे से निकल जाता है, तो नहीं पढ़ पाता हूँ। वैसे मैं एक साथ 1 2 3 4 5 या 6 कमेंट पढ़ पाता हूँ, अगर छोटे छोटे कमेंट्स हैं तो एक बार फिर से कर दो, कोई बात नहीं। हिंदी में चाची लिखा है आंट में, वो हेमा करता है। एग्जामिनर ना हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा कठिनाई कर देता है कि चाची लिख देता है, तो उससे आपको रिलेशन बना लेना। ठीक है। और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम था? मतलब जो जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे मैंने ढूंढ ढूंढ के आपको करवा दिए हैं, जिनमें जिनमें जो मुझे समझ में आता है कि आपको प्रॉब्लम आया होगा, इसका डायग्राम बना दिया था, बना दिया था। अब राम की बातें, सर बच्चे गालियां देंगे मुझे बहुत बार कर रहा है। क्या आपका क्वेश्चन था खुशबू? मैं भूल गया। मैं आपको याद दिला दूं खुशबू, मैं वो व्यक्ति हूं जो मैं अपने पिताजी से एक बार इसलिए पिटाई खाया था क्योंकि मैं अपने दादाजी का नाम भूल गया था। मैं 7 8 साल का शायद था, और मेरे गांव से एक बुजुर्ग आए थे, मेरे दादाजी के मित्र। तो अच्छा, वो 35 किलोमीटर गांव है, तो पैदल ही आ गए थे। उस दिन उनकी साइकिल खराब थी, तो साइकिल से आते थे, पैदल ही आ गए थे। दो कारण था कि एक तो पैसा बचाया, स्वस्थ हो गए, हम 35 किलोमीटर चले। और दूसरा कि मुझे बस में डर लगता है, पुराने जमाने के लोगों को थोड़ा सा भय लगता था। तो वो आ गए थे, तो मैंने से पूछा, मैंने बोला हे बुआ एने आबा, वो जो अपना बिहार का भाषा है। मैं गया तो बाबा के नाम की लो, वो भाषा आप लोग पता नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोग तो समझ रहे होंगे। तो मुझे ईमानदारी से मुझे याद नहीं था, तो मैं बोल रहा था कुछ मिश्रा है, कुछ मिश्रा। सोचिए मेरा बचपना कैसा, मिश्रा सरनेम है मेरा। तो बोलते हैं ए बेहुदा नलायक, तुमको अपने बाबा का नाम याद नहीं है? और यही बात उन्होंने मेरे पिताजी को कह दिया। पिताजी को बोला है तुम्हारा बेटा नालायक है, उसको अपने बाप का नाम याद नहीं है। भाई मेरे पिताजी चप्पल निकाल के पीटे। ठीक है। तो एक बार बता दो वापस से, सर बच्चे गालियां देंगे मुझे बहुत बार। अरे ऐसा नहीं है यार, बच्चों ने तुम्हारा पैसा दिया है क्या? नहीं, तुम जितनी बार जो पूछना है बोलो, ऐसा बात नहीं है। अच्छा खुशबू का सर, कल जो आपने पहले कोडेड रिलेशन लिया था ना, उसके पहले का क्वेश्चन, इन स्मॉल फैमिली 2 जनरेशन। ठीक है। मगध जिला का, हाँ मगध वैशाली जिला है मेरा। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हुआ और इस फील्ड में आया हूँ, इस पे आपका ओपिनियन चाहिए। देखिए, इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड ये सब छोड़िए। राम, आपका इंटरेस्ट किस में है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका दिलचस्पी है और आप बीएससी एग्री ईमानदारी से कर रहे हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो ये मत सोचिए कि बैकग्राउंड आपका क्या है, नहीं है। ठीक है, ये प्लीज मत सोचो। खुशबू तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा था? कोडेड वाला क्वेश्चन था। एक मिनट खुशबू, देखता हूं।
ये तो दो मैंने आज नए क्वेश्चंस जोड़े हैं। कल मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या खुशबू? अब ओम फालतू की बातें नहीं, आंट मतलब बुआ कैसे होने लगा? अंग्रेज होता तो पापा की बहन को क्या बोलता? पैटर्नल आंट या आंट ही बोला जाता है। ऐसा ये ऐसे फालतू का कंफ्यूजन मत क्रिएट करो यार। एक तो मैं ऐसे ही खुशबू के डाउट में कंफ्यूज हूं। खुशबू जल्दी बता भाई, कल हमने वो क्वेश्चन बोर्ड पे किया था क्या? क्योंकि कोडेड का 2 जनरेशन वाला हम लोगों ने कल क्वेश्चन नहीं किया था कोई भी यार। अब वो बताएगी तब करेंगे। बाकी मैं आपको एक राम की फरमाइश पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूं। ये इसके ऑप्शंस भी हैं तो आप वेरीफाई करें। सॉल्व नहीं किया यार, कोडेड में 2 जनरेशन वाला तो नहीं था। इन ए स्मॉल फैमिली, ये वाला है क्या? हाँ हाँ, तो ये कोडेड सर फोड़ दूंगा मैं तेरा खुशबू पाटिल। दिमाग खराब करवाई हुई हो तब से मैं ढूंढ रहा हूं कोडेड में। बेटा ये फैमिली ट्री का क्वेश्चन है। अच्छा कोडेड नहीं था, अच्छा मेरी गलती, सर बच गया तुम्हारा। देखो इधर भाई, देखो इधर। चलो राम का भी तो ऐसा ही टाइप में डाउट था ना। चलिए देखिए, सवाल है कि इन अ स्मॉल फैमिली ऑफ 2 जनरेशन देयर आर 6 पर्सन एंड दे आर GHILM। एक्चुअली ना एक कंडीशन है कि हम लोग ना क्वेश्चन नंबर नहीं लिख सकते हैं। कुछ AI और का यूज होता है इन PDFs में जो आप तक पहुंचता है, इसीलिए आपको ये समस्याएं आती। बट इन समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। देखिए तो 6 लोग हैं। N इज सन इन लॉ ऑफ G, तो G कहीं है, N सन इन लॉ है, मतलब उसकी बेटी से शादी हुई होगी N की। N इज सन इन लॉ ऑफ G। G इज सिस्टर इन लॉ ऑफ, N इज सन इन लॉ ऑफ G। अच्छा, G इज सिस्टर इन लॉ ऑफ I। सिस्टर इन लॉ ऑफ I मतलब ऐसा होगा कि G इज सिस्टर इन लॉ मतलब इसके पति की बहन यहां होगी। G इज सिस्टर इन लॉ ऑफ I, ये हो जाएगा। और कोई केस? I इज आंट ऑफ L, I इज आंट ऑफ L, L यहां होगा तब I आंट हो जाएगी। ये मैं हूं मम्मी पापा, उनकी बहन तो मेरी आंट हो गई। L इज सिस्टर इन लॉ ऑफ N, L इज सिस्टर इन लॉ ऑफ N नहीं होगा। अब L यहां नहीं होगा, ठीक है। L इज सिस्टर इन लॉ ऑफ N मतलब L यहां होगा। अभी भी तो ये कंडीशन हमारा लग रहा है ना कि G इज सिस्टर इन लॉ ऑफ I, I इज आंट ऑफ L, तो मैं हूं, मेरे भाई, यहां पे मेरी बहन हो जाएगी क्योंकि ये प्लस है, उसकी मम्मी हो गया, ठीक है। L इज सिस्टर इन लॉ ऑफ N। M इज डॉटर ऑफ H, M इज डॉटर ऑफ H, शायद यही होगा, बाद में देख लेंगे। देयर आर 2 मैरिड कपल, एक ये, तो फिर H को यहीं ले लेना, M यहां ले लेना। इन अ फैमिली एंड ओनली मैरिड कपल हैव चाइल्ड, तो इनके बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 लोग हो गए, हो गया, बन गया डायग्राम, बन गया डायग्राम। देखिए तो जरा, ठीक है। ठीक है खुशबू, राम तुम्हारा भी इसी टाइप में कोई प्रॉब्लम था। सवाल क्या है? इफ L इज आंट ऑफ W, W रिलेटेड टू H, यदि L W की आंट है, ठीक है, यदि L W की आंट है तो W यहां हो जाएगा, आंट हो गई ना। हाउ इज W रिलेटेड टू H, W रिलेटेड टू H, पोता या पोती होगा, पोता या पोती, डी आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों हो सकता है क्योंकि W का जेंडर हमको नहीं पता है, ओके। इफ L इज आंट ऑफ W, W रिलेटेड टू M,
L is aunt of W, W related to M, वही सन या डॉटर, सन या डॉटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शंस पढ़ो, ये आप लोग आप पूछे थे मेरे से, नन ऑफ दीज कब करेंगे। अब यहां पे नन ऑफ दीज का मन हो रहा है, लेकिन मैं उत्तर पे नहीं आ रहा हूं। अगर इसका आंसर आपसे कोई पूछ रहा है तो मैं कह रहा हूं ईदर सन और डॉटर, तो आप कहेंगे ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैं निकाल भी तो नहीं पा रहा हूं ना, मैं निकाल भी तो नहीं पा रहा हूं। तो ऑप्शन डी कैन नॉट बी, हम डिटरमाइन नहीं कर पाए। अगर हम डिटरमाइन कर लेते कि अंकल, अंकल ऑप्शन में नहीं होता बिना इधर और के, तो फिर आप उसके साथ चले। ठीक है। L is aunt of W. How many female member are there in the family? L is aunt of W. फीमेल मेंबर कितनी? 1 2 3 4। L का जेंडर नहीं पता है, 4 या 5, क्योंकि W भी फीमेल हो सकती है। 4 या 5, ध्यान दीजिएगा, W भी फीमेल हो सकती है। तो 4 था, तो आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते थे, क्योंकि आपको W का जेंडर फिलहाल नहीं पता था। तो W कैन बी अ मेल, मेल होता तो 4, फीमेल होता तो 5, तो इधर 4 और 5। ठीक है। और किसी भी सवाल में डाउट? मेरे हिसाब से इतना है। बताइए, और किसी भी सवाल में आपको डाउट है? एक ही सवाल बचा है जिसमें आपको शायद डाउट हो सकता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था ना, 8 पर्सन आर देयर इन अ फैमिली विथ 3 जनरेशन, नो सिंगल पेरेंट। हाँ, ये क्वेश्चन हमने किया था। बताइए भाई। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, शादी कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है हेमा, सबसे अच्छा ये वाला बता देता हूं। देखिए, यही एक क्वेश्चन बचा ही था शायद लेंदी में। O is son of M. O is son of M. Who is sister-in-law of P? Who is sister-in-law of P? ज्यादा केसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इसकी शादी जिससे हुई होगी वो, फिलहाल यही एक लेके चलिए। Who is sister-in-law of M does not have any sibling. चलो तब तो क्लियर हो गया कि M does not have sibling। मतलब दूसरा केस ये हो सकता था कि M की बहन का ये पति हो, लेकिन M does not have any sibling।
N is granddaughter of Q, who is mother of R. N is granddaughter of Q. N is granddaughter of Q, who is mother of R, जो कि R की माँ है, तो R यहां हो सकता है, और भी केसेस हो सकते हैं. L is uncle of P. L अंकिल है P का. P का अंकिल मतलब उसके पापा या मम्मी के ये अंकल. मम्मी के भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है. हिंदी में क्या लिखा है? अंकल ही लिखा है. L is uncle of P, who is son of S. The P is son of S. P is son of S. तो यहां उसकी बहन, बट M does not have any. गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया. N is granddaughter of Q. N is granddaughter of Q, who is mother of R, जो कि R की माँ है. ठीक है. L is uncle of P. L is uncle of P, who is the son of S, जो कि अच्छा सन ठीक तो है. Who is son of S, लेकिन ये प्लस प्लस कैसे हो जाएगा? एक बार फिर से करते हैं, थोड़ा नीचे जगह लेकर. क्या हुआ यशवी? O is son of M. O is son of M. Who is sister-in-law of P? Who is sister-in-law of P? Does not have any sibling. P का कोई भाई बहन नहीं है, तो इसका ये पति है. ठीक है, तो ये भाई भी हो सकता है कोई. अच्छा ओहो सही तो था इधर, ओहो गलती. M does not have any sibling. N is granddaughter of Q and mother of R. N is granddaughter of Q, who is mother of R. N is granddaughter of Q, who is mother of R. अच्छा Q R की माँ है, गलती तो किया था. Who is mother of R, ऐसा है. N is N is granddaughter of Q, who is mother of R. सही था. L is uncle of P. L is uncle of P मतलब यहां हो सकता है. Who is son of S, तो P S का बेटा है, ये हो सकता है. ये भाई 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 बहन, अंकल है तो प्लस है. ठीक है. S is brother in law of L. S is brother in law of L. ऐसा कर लो, L को इधर कर लो, अभी भी तो अंकल है, अभी भी तो अंकल है. ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि बस ये कहा था आपको. L is uncle of P, ये मैं हूं, मेरा भाई है, भाई की पत्नी, भाभी के पापा मेरे अंकल ही लगेंगे. ये कनेक्शन बिठा पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, बताइए जरा. ठीक है. उसके बाद कहा है कि S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ L. S जो है वो ब्रदर इन लॉ ऑफ L का है. तो ऐसा हो सकता है, कोई नहीं आप पहले यहीं रखिए, शायद आप इसमें कंफ्यूज होंगे. ऐसा हो सकता है कि S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ L, मतलब क्या कि L की बहन से S की शादी हुई होगी. क्या ऐसा हो सकता है क्या कि S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ L, तो L के बहन से S की शादी हुई होगी, हुआ होगा. द फैमिली हैज 3 जनरेशन, 1 2 3. ठीक है. देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली. ठीक है. ठीक है, तो अब जोड़ दो, यहां पे Q रख दो, खाली यही जगह है. यहां पे R रख दो और यहां पे N रख दो. ये पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे ये हो गए. R प्लस हो गया, इससे शादी हो गई, यहां Q बन गया आपका डायग्राम. देखिए जरा, देखिए जरा.
कोई बात नहीं, अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं आप लोग कर सकते हैं। डायग्राम ये है ना, इन द फॉलोइंग पर्सन इज सिबलिंग ऑफ एन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सिबलिंग ऑफ एन, एन का सिबलिंग कौन है? ओ। ओ, हाउ इज ओ रिलेटेड टू पी? हाउ इज ओ रिलेटेड टू पी? ओ रिलेटेड टू पी, भतीजा या भांजा? नेफ्यू, क्योंकि वो जेंडर पता है। हो गया। और कुछ डाउट? और कुछ डाउट? चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना, आज के लिए इतना। अच्छा, कल की बात करते हैं। आपका 2 पेंडिंग है क्लास ना, हम लोग मतलब 2 दिन पीछे चल रहे हैं। मंडे और ट्यूसडे में क्लास नहीं ले पाया था, मेरी तबीयत थी खराब। आज 20 जून हो गया ना, और हम लोग प्लानर के हिसाब से हमें आज तक सिटिंग अरेंजमेंट 2 क्लास कर लेना था। कल देखते हैं, करेंगे तो 2 क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो 2-2 घंटे नहीं, मतलब 1.5 पौने 2 घंटे, मतलब 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास करेंगे। गैप आपको दूंगा मैं 2 क्लासेस के बीच में 10 से 15 मिनट का। तो करेंगे तो कल 2 क्लासेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मैं व्यवस्था करता हूं कि कल का कोई क्लास अगर अरेंज हो, स्लॉट मिले तो 2 क्लास कर ले, ठीक है। क्योंकि कल 1 क्लास करेंगे फिर गैप हो जाएगा। मैं चाहता हूं आपको लगातार एटलीस्ट मैं 3-4 घंटे उस पर बातचीत कर, छोटी सी स्टोरी हो जाए। बताइए किस टाइप का स्टोरी? संडे को नहीं यार, मुझे भी तो एक दिन छुट्टी दो भाई। संडे उंडे को आपका एग्जाम एकदम पास रहता, अभी तो टाइम है आपके एग्जाम में तकरीबन, तो संडे उंडे को किया जाता। स्टोरी छोटी सी बताइए, किस टाइप की? कोई फरमाइश है तो बताइए, इस टाइप का स्टोरी हो जाए, उस टाइप का। आपको छोटे मोटे किस्से तो सुनाए ही हैं। कोई भी? कौन सा स्टोरी सुनाऊं, कौन सा स्टोरी सुनाऊं? कभी कुछ बोला था तो वैसा सुनाऊंगा, मतलब कभी बोला होगा कभी कोई क्लास में कि कभी याद दिलाना, ये वाली कहानी सुनाऊंगा, तो याद दिलाइए। ऐसे बहुत सारी कहानियां रहती हैं, छोटी तो क्या ही होती हैं, थोड़ी सी बड़ी होती हैं। आपको वो कहानी एक बार सुनाया था मैंने कि एक व्यक्ति था, राम जी का भक्त था, तो भगवान को बोला कि जाइए आप घूम के आइए, मैं आज आपकी जगह मूर्ति बन के खड़ा रहता हूँ। ये सुनाया था आपको कहानी कभी मैंने? कोई पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सन? जो बातें हेमा बोला ना, वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही है कि जो, क्योंकि लोग ना पीछे पड़ जाते हैं, नौकरी 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 नौकरी। अरे नौकरी करना आपको होता है, तो अगर आपको अपने मन की नौकरी नहीं मिलती है ना, तो फिर उसका निर्वाह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका निर्वाह करना बड़ा मुश्किल, मतलब वो 8-10 घंटे आपको ऑफिस में देना है और आप वही काम कर रहे हैं जो आपके मन का नहीं है। तो मैं खुद एक इंजीनियरिंग के बाद मेरी अच्छी नौकरी थी, इंडस्ट्री में मैं था, बट 1 साल में मुझे समझ में आ गया कि नहीं समझ आ रहा है, आई एम नॉट ए गुड इंजीनियर, तो छोड़ दिया। सुनाई थी आपको अश्वत्थामा वाली कहानी? सुनाई थी कि अश्वत्थामा मारा गया? अश्वत्थामा वाली कहानी सुनाई थी? अश्वत्थामा मारा गया, वो वाली तो कहानी आपको सुनाई थी मैंने कि खुद की प्रशंसा आत्महत्या के क्यों बराबर हो। बहुत बढ़िया ऋतु। हाँ सर, इसलिए मैंने भी बढ़िया किया राम। लोग तो मन, अब देखो भाई, अब लोग मन की नौकरी करके परेशान हैं, वो थोड़ी बहुत परेशानियां तो जिंदगी भर चलेंगी। थोड़ी बहुत परेशानियां जो है ना, वो इंसान के साथ जिंदगी भर चलेंगी, और उतना उतार चढ़ाव आता है, उतना उतार चढ़ाव तो आता है।
अच्छा, नहीं सुनाई थी। देखिए, इस कहानी का सार ये है कि डिसीजन मेकिंग पे एक कहानी है, निर्णय लेना। जैसे आप लोग अभी बात कर रहे हैं ना, तो शायद आपको ये कहानी थोड़ी सी हेल्प करे। कहानी का सार मैं शुरू में ही बता दूं कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसा पार्ट है जो आप डेली करते हैं, खूब करते हैं। खाना खा लूं ना खा लूं, ये तैयारी कर लूं ना कर लूं, सो जाऊं ना सो जाऊं, उठ जाऊं, ये सारी चीजें, बहुत सारी मन में बातें होती। तो महाभारत का एक किस्सा है कि युद्ध का शायद 12वां या 13वां दिन था और भीष्म पितामह को अर्जुन ने तीरों के सैया पे लेटा दिया था और भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोण ने कार्यभार संभाला था और बुरी तरह विध्वंस से जुटे हुए थे। पांडवों की सेना में हाहाकार मचा हुआ था और गुरु द्रोण को रोक पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अल्टीमेटली सबके गुरु थे। अब गुरु थे तो भाई उनसे कैसे जीता जा सके, वही उन्होंने ही सारा विद्या दिया है, सब कुछ उन्होंने सिखाया है। बहुत परेशानी थी पांडवों के साथ। तब जाकर के श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई, और बिना रणनीति के, बिना स्ट्रैटेजी के किसी भी चीज को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। अब रणनीति ये थी कि गुरु द्रोण के पुत्र यानी अश्वत्थामा को मार दिया जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि गुरु द्रोण अपने पुत्र से बहुत ज्यादा मोह करते थे, बहुत ज्यादा मोह करते थे। कहा यह जाता है कि बचपन में आटे का घोल पीता हुआ उसे देख अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने अपनी तपस्या भंग कर दी थी, जबकि ऋषि मुनु के लिए उनकी तपस्या भंग करनी बहुत बड़ी बात होती है, वो कभी नहीं करते। लेकिन अश्वत्थामा को मारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो चारों तरफ से अपनी सेना से घिरा हुआ था, तो वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। इसको लेके श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई कि बोला कि अगर युधिष्ठिर ये बात गुरु द्रोण को कहे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो गुरु द्रोण इसकी बात मान लेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर वो व्यक्ति है जिसने कभी आज तक जिंदगी में झूठ नहीं बोला है। तो युधिष्ठिर को बोला गया कि युधिष्ठिर भैया ऐसे ऐसे आप बोल दीजिए। अब युधिष्ठिर ने बोला, कैसी बात कर रहे हैं आप श्री कृष्ण, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है, मैं इसके लिए अपना धर्म नष्ट कर लूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। उसने हाथ जोड़ लिया, टाटा बाय बाय कहके। कहीं ना कहीं ये बात श्री कृष्ण को भी पता थी, तो श्री कृष्ण ने भीम को पहले से इशारा करके रखा था कि युधिष्ठिर भैया तो ये बात मानने वाली है नहीं, एक बार बोल के देखते हैं, मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, उसको तुम मार गिराना, और फिर हम ये बात कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा। तो युधिष्ठिर को जब श्री कृष्ण ने बात कहा, युधिष्ठिर ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने अब भीम को कहा कि भीम भैया जरा गदा का ताकत दिखाइए। भीम कौन है जिसमें 100 हाथी का बल है? तो भीम के लिए क्या था, गदा क्या मुक्का किसी हाथी पे चढ़ा देता तो हाथी मर जाता। तो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको भीम ने मार गिरा। और अब जाके श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अब आपकी झूठ तो झूठ नहीं रहेगी ना, अब आपको ये कहना है कि गुरु द्रोण अश्वत्थामा मारा गया। अभी भी युधिष्ठिर नाकुर नुकुर कर रहे थे। नाकुर नुकुर समझते हैं ना, नहीं कैसे मैं बोल दूं, मैं देख रहा हूं ये अश्वत्थामा उनका पुत्र नहीं है, ये एक हाथी है, मैं पूरी बात बोलूं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है जाओ पूरी बात बोलना, लेकिन इतना तो बोल सकते हो कि गुरु द्रोण अश्वत्थामा मारा गया, उसके बाद तुमको जो बोलना है बोल लेना। बोला ठीक। तो गया युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने बोला गुरु द्रोण को कि गुरु द्रोण अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण जो तीर चला रहे थे तुरंत उस तीर को रोका और बोला, युधिष्ठिर आज तक तुमने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, हमेशा धर्म का तुमने पालन किया है, आज अपने धर्म को भ्रष्ट मत कर। बोला गुरु द्रोण मैं सही कह रहा हूं, अश्वत्थामा मारा गया। और फिर युधिष्ठिर को वो बात याद आई कि पूरी लाइन तो बोलनी है, तो फिर बोला नरो ना कुंजो, ऐसे करके कुछ संस्कृत में बोला था, मतलब वो इंसान नहीं, वो एक हाथी था। जब ये लाइन उन्होंने बोला तो कृष्ण भगवान ने एक और सेटिंग कर रखा था शंख बजाने वालों से, और बोला जब ये दूसरी लाइन बोले ना तुम तेज शंख बजा दे। तो ये जो लाइन थी ना वो गुरु द्रोण सुन नहीं पाए और उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया, बस इस मोह में कि उनका पुत्र मारा गया। उन्होंने जो निर्णय लिया, वो जो डिसीजन लिया, वो सही डिसीजन नहीं था। क्यों सही डिसीजन नहीं था? क्योंकि उनका पुत्र मारा नहीं गया था, उनका इनपुट ठीक नहीं था।
पूरी बातें वो नहीं सुन पाए थे क्योंकि शंख बज गया। और इस प्रकार फिर गुरु द्रोण ने शस्त्रों का त्याग किया और फिर उनका वध हो पाया। तो आप जिंदगी में बहुत सारे निर्णय डिसीजंस लेते हैं, बस यही ध्यान रखिए कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, उसमें आपका इनपुट कितना अच्छा है। अगर आप सही मायने में हर इंपॉर्टेंट इनपुट को अपने पास रखते हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके डिसीजन लाइफ के अच्छे होंगे। और यदि आपका इनपुट ठीक नहीं है तो आपके लाइफ के डिसीजन। तो इस कहानी का सार यही है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी इनपुट का ध्यान दीजिए कि आपका जो इनपुट है वो ठीक है या नहीं। प्रायः हमसे जो निर्णय हम लेते हैं प्रायः वो इनपुट की वजह से गड़बड़ हो जाता है। इनपुट आप समझ रहे हैं ना, सारी बातों का निचोड़। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी डिसीजन मेकिंग। कैसा लगा आपको कहानी? कैसी लगी आपको ये कहानी? राम, तुम्हारा घर कहाँ है? कोई भी निर्णय लीजिए ना, कोशिश करें कि आप उसके सारे तत्वों को इकट्ठा करें। नौकरी अपनी मर्जी से कीजिए, लोगों से बिल्कुल ये समझिए कि नाबार्ड में जाएंगे तो कैसा काम करेंगे, आईबीपीएस एएफओ क्लियर करेंगे तो कैसा काम करेंगे, पीओ क्लियर करेंगे तो क्या काम करेंगे, रेलवे में जाएंगे तो कैसा काम करेंगे, एसएससी देंगे तो कैसा काम करना होगा, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, क्या क्या काम होगा, ये बातें लोगों से पूछिए। ठीक है, और उस दिशा में अपने आप को लगाइए। दो हिस्सों में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बांटते हैं, मैं आपके लेवल पे बात कर रहा हूं ग्रेजुएशन में, तो दो टाइप की तैयारी है। जैसे एक रेलवे एसएससी की तैयारी एक जैसी है, और आईबीपीएस एएफओ नाबार्ड इंश्योरेंस सेक्टर पीओ क्लर्क एसबीआई इनकी एक जैसी है। तो आप इन सबको पकड़ के चलिए और उसमें एग्रीकल्चर रखिए। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपका बेस है वो, तो उसमें एग्रीकल्चर बिल्कुल रखिए, इसमें कोई बुराई नहीं। मैं समझ रहा हूं आईबीपीएस एएफओ का इंटरेस्ट इसलिए भी कुछ लोगों को है क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क में या पीओ में बहुत भीड़ आता है, बीए वाले, बीएससी वाले सब लोग आ जाते हैं, बीकॉम वाले, आप में सिर्फ एग्रीकल्चर वाले। बशर्ते आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी मन लगेगा काम कर। ओके ओके, और कोई बातचीत, और कोई डाउट किसी के मन में, कोई प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं? नांदेड़ महाराष्ट्र, अच्छा समझ गया। मुझे लगता था तुम बिहार से हो, लेकिन पाटिल सरनेम से मैं थोड़ा कंफ्यूज था। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। कल का वही मैंने बताया कि या तो करेंगे तो कल 2 क्लास करेंगे, नहीं तो मंडे से फिर। थोड़ा सा आपको गैप भी मिलना चाहिए ताकि आप लोग रिवाइज करते रहे, प्रैक्टिस कर। यूपीएससी कर रहे हैं, ये प्लान भी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राम, अच्छा लगा सुन। टारगेट ऊंचा रखिए, ठीक है, अपनी क्षमता को भी समझिए और टारगेट ऊंचा। ठीक है, दैट वुड बी ऑल। आई होप यू एंजॉयड। ध्यान रखिए अपना, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।